हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। यानी मौर्य काल में जो है ना इतिहास के किस किस से प्राप्त होती थी उनके बारे में बताना है। तो देखिए, मौर्य काल जो है ना, ये मौर्यकालीन है ना। तो मौर्य के जो संस्थापक थे मौर्य साम्राज्य के, वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जिनका नाम था कौटिल्य, जिनका नाम था, जिन्होंने रचना किया था अर्थशास्त्र की, है ना, जो कि उनके प्रधानमंत्री भी बने थे और सलाहकार भी थे। जो भी अपने कुछ भी डिसीजन वगैरह लेते थे तो वो अपने गुरु से और यानी अपने प्रधानमंत्री से सलाह लेकर ही वो काम करते थे। तो उनके प्रशासन में जितने सारे कुछ भी जैसा होती थी, उनके कैसे प्रशासन चलते थे, जैसे राजा कोई भी कमरे में 2 दिन से ज्यादा नहीं सोते थे, तो सारे चीज के जब वर्णन जो है वो उनके जो पुस्तक है, जो पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में वर्णित है। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त कहते हैं। वैसे और बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत से सिक्का वगैरह की, या और कोई ग्रंथ, जैसे बौद्ध जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ में भी इनका क्या है, मौर्य काल के बारे में वर्णित किया गया है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है ना विशेष रूप से जानकारी उनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र से प्राप्त हुई है। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपको बाबू एग्जाम में आता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त कालीन इतिहास के स्रोतों का उल्लेख करें। यानी गुप्त काल में जो इतिहास था उसके स्रोतों का क्या करना है, हमको आप लोगों को बताना है। जैसे गुप्त काल में सबसे जो प्रतापी राजा हुआ करते थे, उनका नाम क्या था? समुद्रगुप्त हुआ करता था। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। उनके कवि का नाम क्या था? हरिसेन। हरिसेन जो थे, इनके दरबारी कवि थे, और इन्हीं के द्वारा एक रची गई थी पुस्तक का नाम क्या था? प्राग प्रशस्ति लेख, है ना। इस बुक में गुप्त काल के बारे में जितनी सारी जानकारी हो सकती थी, कैसे प्रशासन होता था, और राजा के बारे में, कहाँ कहाँ राजा विजय हुए थे, उनके विजय यात्रा के बारे में सारी वर्णन किया गया है। किसमें? ये प्राग प्रशस्ति लेख में। और इसके लेखक का नाम क्या था? जो उनके दरबारी कवि थे, हरिसेन। ऐसे और सारी जानकारी मिलती है, जैसे समुद्रगुप्त के जो है ना वो संगीत प्रेमी थे। इसके बारे में कैसे मिलती है? तो जो सिक्के मिले थे, कॉइन्स जो मिले थे, उस सिक्के पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को क्या गया, चित्र को दर्शाया गया। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त ना संगीत क्या थे, प्रेमी हुआ करते थे। और जानकारी आपको जैसे पुराणों वगैरह से, है ना, जानकारी मिलती है गुप्त काल के बारे में। तो इसका मेन जो है ना स्रोत किससे है? तो प्राग प्रशस्ति लेख से है, पुराण से है, और सिक्के वगैरह पुरातात्विक स्रोत से भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। मतलब मौर्यकालीन का जो प्रशासन था वो कैसे चलता था, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। देखिए, मौर्यकालीन जो प्रशासन थी वो केंद्रीय थी। कैसी थी? केंद्रीय थी। ठीक है, और मतलब कि एक केंद्र में, और केंद्र में वो विकेंद्रीकरण की, मतलब क्या, सबसे सर्वोच्च होता था राजा, उसके नीचे जो होते थे ऐसे ऐसे कैसे करके थी, एक डिवाइड के रूप में, तब एक केंद्र के रूप में ऐसे ऐसे बनाया गया था। फिर क्या होता था, नगर में होते थे, नगर की व्यवस्था के लिए एक नगर प्रशासक होते थे। फिर उसके लिए क्या होते थे, तो वार्ड के रूप में भी विभाजित थी। मतलब सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो राजा होता था, और राजा के अधीन कितने, मान लो कि मंत्रिमंडल हो गया, तो मंत्री में जितने मंत्री हैं वो सारे किसके अधीन आते थे? राजा के अधीन आते थे। फिर इसके बाद कोई नगर हो गया, तो नगर का प्रशासन होगा, जिसे नगर प्रशासन करेगा, है ना। उसमें भी नगर बहुत बड़ा है, तो उसमें वार्ड, जैसे आज भी होते हैं वार्ड, उस समय भी क्या होते थे? वार्ड होते थे। यानी प्रशासन जो है काफी उत्तम था। और उसी में बताया गया है कि जब कभी राजा मतलब जनता से संवाद करने के लिए भ्रमण पर निकलते थे, तो उसमें क्या होता था
कि राजा प्रशिक्षित नारियों के से क्या होते थे, घिरे होते थे, और नारियों वो क्या ले करते थी, अपना हथियार वगैरह लिए रहती थी। और क्या होता था, और जो सेना चलती थी, सेना में जो सेनाओं में होते थे बहुत सारे लोग, वो वृक्ष को भी लेकर चलते थे, और वृक्ष पर प्रशिक्षित तोते हुआ करते थे। ठीक है, यानी कई लेयर में उनकी सुरक्षा हुआ करती थी। बहुत अच्छे है भाई। देखो, अब है मौर्यकालीन नगर प्रशासन पर प्रकाश डाले। आपको बताया है कि मौर्य काल में नगर कैसे होती थी। तो नगर का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोला जाता था, नगरीय अधिकारी होता था। ठीक है, और मान लो कि कोई शहर है, तो शहर में क्या क्या होना चाहिए, सबसे मूलभूत क्या होनी चाहिए कि शहर साफ सुथरा होना चाहिए, शहरों की सुरक्षा होनी चाहिए, शहरों की पानी वगैरह के भी और जल निकासी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो सारे व्यवस्था इसमें थे, किसमें, मौर्यकालीन इतिहास के मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में ऐसे ही सुनियोजित व्यवस्था थी। नगरों की कैसी व्यवस्था थी, सुनियोजित, मतलब कि सारे मतलब व्यवस्था ना सही रूप से वर्णित थे, मतलब सबका अलग अलग वर्ग काम को बांट दिया गया था कि आपके जिम्मे ये है, जल है, आपके लिए जल निकासी के लिए है, आप साफ सुथरा के लिए हो गए, कोई किसी का होगा कि मान लीजिए नगर है, नगर की सुरक्षा के लिए कोई व्यापारी वगैरह आते हैं तो इनका कैसे एंट्री कराना है, कैसे जांच वगैरह होती है, सारे व्यवस्था ये सुरक्षा कर्मी को हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर जो भी हाट वगैरह लगते थे, मान लो आप दुकान वगैरह जिसको कहते हैं हम लोग, तो इन कौन कौन दुकान लगेगा, किससे कितना रेवेन्यू यानी टैक्स वसूला जाएगा, कैसे वसूला जाएगा, सारे मतलब सुनियोजित व्यवस्था थे। अब नेक्स्ट देखिए, अशोक धर्म से आप क्या समझते हैं, धर्म से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए, धर्म मतलब धर्म से रिलेटेड है। जैसे कि अशोक जो है ना, आप लोग को पता होगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ऐसा पूर्व में हुआ था। तो कलिंग युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसके बाद अशोक ने क्या किया था, एक प्रतिज्ञा लिया था कि आज के बाद से मैंने क्या करूंगा, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मतलब कहीं युद्ध वगैरह नहीं करूंगा। इसके बाद वो क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वो क्या हुआ, मतलब बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म वैसे तो सभी धर्मों को आदर करता था, और सभी धर्मों को मतलब मानने उड़ने की जनता पे कोई प्रेशर दबाव नहीं था, लेकिन वो बौद्ध धर्म को मानता था, इसलिए बौद्ध धर्म को प्रचार वगैरह करने के लिए ज्यादा अथी था। तो उसने क्या किया, धम्म यात्रा, जैसे धर्म की बढ़ाने के लिए क्या किया, तो धम्म यात्रा मतलब कहीं कहीं धर्म के जो है ना बढ़ाने के लिए वो क्या किया था, घुमा भ्रमण भी किया था। फिर इसके बाद अपने दो, एक पुत्र और एक पुत्री, जिसका नाम आपको लोगों को पता होगा, पुत्र उसका नाम क्या था, महेंद्र था, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो दोनों को कहाँ भेजा, विदेशों में, यानी विदेश में यानी श्रीलंका भी भेजा था कि आप जाइए वहां पर और बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार रूप से बताइए, और क्या क्या खूबियां हैं इसके बारे में आप लोग को बताने के लिए भेजा गया था। और धर्म यात्राएं भी की थी। और क्या किया था, एक शिलालेख है ना, शिलालेख का निर्माण किया था, जो पत्थरों पर ऐसे खुदवाया जाता है, और इसके बारे में सभी जनता को धर्म के बारे में बताई थी। जिसका जो प्रथम शिलालेख था उसमें लिखा गया था पशु बलि की निंदा की गई थी। आज भी बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं, बहुत सारे धर्मों में ऐसा है कि इसमें क्या किया जाता है, पशुओं को बलि देने की प्रथा है। तो इसी का विरोध में उन्होंने पहला जो स्तंभ था, उस स्तंभ में वर्णन किया कि क्या है, पशु की ऐसा बलि वगैरह नहीं दिया जाना चाहिए। जनता के समक्ष उसको लगाया जाता था, और जनता को ये बात मालूम होती थी कि भाई राजा जी मेरे ये चाह रहे हैं, और ये ऐसा वैसा हो रहा है, यानी धर्म के बारे में उन्होंने ऐसा ऐसा किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए, अशोक के द्वारा धर्म प्रचार हेतु क्या क्या उपाय किए गए थे। तो सबसे पहला उपाय किया गया था कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति की गई थी। जैसे बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड है, तो अब जैसे हम लोग में क्या है, हिंदू हैं, तो हिंदू में सबसे ऊपर कौन होते हैं, जो पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, पंडित जी होते हैं, पंडित जो पुजारी जी उनको हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे बौद्ध धर्म में भी होते होंगे पूजा वगैरह, जो भी अपने होते हैं उनकी पद्धति होती होगी, उनको कराया जाता है। तो उनकी उनके लिए क्या होता है, एक धर्म महापात्र होते हैं, उनकी नियुक्ति किया गया किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। और क्या किया गया, तो धर्म यात्रा, खुद धर्म की यात्रा की। जैसे आपको बोध गया मंदिर है ना यहाँ पर, फिर और जहाँ जहाँ बौद्धिक स्तंभ है, पूजा पाठ का जो अपना वो उनका जो अति है, वहां पर उसने क्या किया था, अब वो अपने और अपनी पत्नी के साथ वहां पर क्या किए थे,
भ्रमण किए थे। और जहाँ पर वहाँ पे मान लो कि क्या होता है, कोई भी आज भी कोई भी क्षेत्र जो मान लो कि आप डेवलप नहीं है, वहाँ पर जैसे मान लो कि कोई प्राइम मिनिस्टर पहुँचने वाले हैं या कोई राष्ट्रपति पहुँचने वाले होते हैं, तो आप लोग भी देखे होंगे उस क्षेत्र में विकास बहुत तेजी से हो जाता है ना। मान लो रास्ते ठीक नहीं है, अब आपको कोई क्षेत्र है, फटाफट उस क्षेत्र को प्रशासन ना महीना 2 महीना पहले से तैयारी करती है, रास्ते वास्ते ठीक कर देती है, या और कोई वहाँ की मूलभूत जो समस्या होंगी, वो समस्या का क्या होता है, समाधान होता है। तो मान लीजिए जो राजा अपने जो साम्राज्य में कहीं घूम रहा है, भ्रमण पे जा रहा है, तो जहाँ पर वो जा रहा है उसका वहाँ पे जो मूलभूत कोई सुविधा में कमी होगी, तो उसको क्या कर दिया जाता था, दूर किया जाता था। ठीक है, तो उस क्षेत्र का भी डेवलप हो गया, और वहाँ पे आसपास के लोग उस धर्म के बारे में भी जानकारी उन लोगों को मिल जाती थी। और मान लो कि अच्छी बात लगेगी, राजा भी अपने स्तर पे बताते थे कि नहीं ऐसा है, ये धर्म में ऐसा है, आप लोग आ जाइए, है ना। तो वो धर्म का प्रचार करते थे। दूसरा क्या होता था कि विदेशों में भी धर्म का प्रचार होता था। विदेश में धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने बेटा और बेटी को क्या कर दिया था, विदेश में भी भेजा था, है ना। और धर्म की प्रचार हुए थे। तो क्या हो गया, पहला तो विदेश में भेजा गया था, फिर इसके बाद वो धर्म महापात्रों की नियुक्ति किया गया था। फिर जो बौद्ध धर्म उस समय जो लिखे जा रहे थे विद्वानों के द्वारा, तो उस समय भी किया गया था। फिर और क्या, तो प्रशस्ति लेख, जो स्तंभ लेख लिखा गया था, सॉरी स्तंभ लेख था, उस स्तंभ लेख में भी धर्म के बारे में, धर्म को मानने के लिए और उसके जो है ना अच्छाई वगैरह सब कुछ बताया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की प्राग प्रशस्ति लेख, अभी बताया आपको, प्राग प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया था, बताइए। हरिसेन ने किया था। किसने किया था, हरिसेन। हरिसेन ने किसकी रचना की थी, प्राग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। और उसमें क्या किया गया है, जो गुप्त काल में जो राजा हुआ करते थे, तो वैसे तो बहुत सारे राजा हुआ करते थे, लेकिन उस समय जो परम प्रतापी राजा थे जिनका नाम क्या था, समुद्रगुप्त। क्या नाम था उनका, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त मान लो आप जहाँ जहाँ वो युद्ध किए थे, तो वहाँ वो कैसे युद्ध किए, उनकी युद्ध कौशल क्या थी, कैसे वहाँ के राजा को पराजित किए, है ना। फिर वो जनता से क्या क्या किए, जनता को कैसे सहूलियत दे रहे थे, और वो सारी चीज यानी उनकी मतलब जो है ना अच्छाई वगैरह और सब चीज क्या किया गया है, उनके बारे में विस्तार रूप से उनकी विजय वर्णन को भी बताया कि मान लो कि यहाँ पे युद्ध किया, ऐसे वहाँ पे जो है ना वहाँ के राजा को परास्त किए, हाँ, और वहाँ की जनता से इतना प्रेम करते थे। उनकी सारी विजय गाथाओं को भी इसमें वर्णित किया गया था। फिर उनके जो गुप्त काल में जो भी प्रशासन हुआ करती थी, मान लो कि शिक्षा कैसे हुआ करती थी, प्रशासन इकाई कैसे हुआ करती थी, फिर जो भी है ना, कृषि हुआ कैसे हुआ करती थी, करों का वसूली कैसे हुआ करती थी, सारा न्याय व्यवस्था कैसी थी, सारी जो है ना चर्चा किसमें की गई है, इस प्राग प्रशस्ति लेख में की गई है। जिनके रचना किसने किया था, तो हरिसेन ने किया था। हरिसेन कौन था, तो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था। कौन था, कवि था। ठीक है, और वैसे भी जानकारी इनकी कैसे मिलती है, तो पुरातात्विक स्रोत से जो सिक्का वगैरह मिला है, उस सिक्के पर समुद्रगुप्त के बीना बजाते हुए चित्र का अंकित किया गया है, यानी उनकी बीना बजाते हुए क्या किया गया है, फोटो वगैरह, मतलब कि उनकी पिक्चर को बनाया गया है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मतलब बीना बजा रहे हैं तो संगीत क्या होंगे, प्रेमी होंगे। और वैसे और किसके बारे में इनकी चर्चा कैसे और किससे प्राप्त होती है, तो पुराणों से। गुप्त काल में जो भी वायु पुराण हो गए, है ना, पुराणों की संख्या कितनी है आप लोग पता होगा, 18 है। और सबसे पुरान जो है ना, सबसे प्राचीन जो पुराण है कौन है, मत्स्य पुराण है। तो गुप्त काल में जो पुराण बनी थी वो कौन थी, वायु पुराण थी। तो उसमें भी किसके बारे में चर्चा की गई है, समुद्रगुप्त की चर्चा की गई है, और इनके जो और जो भी राजा थे उनकी भी चर्चा की गई, यानी गुप्त काल के बारे में इसमें चर्चा की गई। किसमें, पुराणों में। किसमें, पुराणों में, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में एरन स्तंभ, देखिए एरन स्थान की विशेषता पर प्रकाश डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एरन है क्या, है ना। तो देखिए एक एरन एक जगह है ना,
उसकी चर्चा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हिंदू धर्म के अनुसार आज भी हम लोग किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, किसी की मृत्यु होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी अस्थि को जला दिया जाता है। ठीक है। तो ईरान से हिंदू धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मिली है वहाँ पे? तो सबसे पहला जो पहले क्या हुआ करता था, कोई भी स्त्री के पति जो मर जाते थे तो उनको उनके साथ क्या किया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। इसी को बोला जाता था सती प्रथा, है ना। यानी उसको भी उस चिता पर लिटा दिया जाता था। तो इसका पहला जो साक्ष्य है ना, साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ईरान से ही मिला है। ईरान से ही मिला है पहला साक्ष्य। किसका? सती प्रथा का। सती प्रथा का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला है? हिंदू धर्म के बोला ईरान से मिला है। और क्या? तो ईरान बहुत मतलब कि उन्नत एक शहर हुआ करता था गुप्त काल में। और यहाँ पर हिंदू धर्म से रिलेटेड और भी बहुत कुछ, यहाँ पे स्तंभ वगैरह, मंदिर वगैरह सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। कहाँ पे? ईरान में। तो वहाँ से प्राप्त हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा विशेषता क्या है यहाँ पे? आपको सती प्रथा, यहाँ से सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? ईरान से मिला है। और क्या था यहाँ पे? मंदिरों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हुआ करती थी। तो मंदिरों के साक्ष्य वगैरह भी कहाँ से मिले हैं? सबसे ज़्यादा ईरान से ही मिले हैं, जो कि गुप्त काल में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, कुषाण कालीन व्यापार व्यवस्था। जैसे कुषाण जो राजा है ना, इन्होंने सबसे, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, जो हम लोग का शक समझ चलता है इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। कौन? कुषाण के द्वारा। ठीक है। और इनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इनके बारे में और एक इम्पोर्टेंट जो घटना हुई थी, जो बौद्ध संगति हुई थी, है ना, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। तो जो चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, इन्हीं के शासनकाल में कुंडल ग्राम में, कश्मीर में हुई थी। तो इन्होंने क्या किया था? तो शक शक समोद का निर्माण कराया था। और व्यापारिक मार्ग कैसे हुआ करती थी? देखिए, इनके समय में मध्य एशिया जो है ना, कौन? एशिया मध्य एशिया, चीन, रोम, ये जो इलाका है, कौन? मध्य एशिया और चीन और रोम, इन लोगों के पास क्या होता था? इसी व्यापारिक मार्ग से, कौन? इसका नाम हुआ करता था रेशम मार्ग। क्या हुआ करता था? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग, इसको कॉटन मार्ग भी बोलते हैं। रेशम मार्ग सबसे ज्यादा क्या होती थी? इन देशों के पास, मध्य एशिया, चाइना और रोम के पास, इन लोगों के पास कपास वगैरह यानी रेशम वगैरह क्या होता था? इसी रास्ते से जाया करता था। और वहाँ के राजा कौन हुआ करते थे उस समय? कुषाण हुआ करते थे। और यहाँ से ये रेशम मार्ग से रेशम वगैरह जाते थे, और उधर से सबसे ज्यादा में सोने, आभूषण वगैरह रत्न उधर से वापस आते थे। यानी व्यापार का सबसे मेन जो लाइन हुआ करता था, यही हुआ करता था। कौन? रेशम मार्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख एवं अभिलेख अध्ययन से आप क्या समझते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है, अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख होता क्या है? देखिए, अभिलेख क्या होता है? अशोक ने अभिलेख का निर्माण किया। अभिलेख ऐसे समझे हैं आप, कोई मान लो कि राजा को कुछ अपना संवाद को ना, या आदेश को, या निर्णय को, या आग्रह को अपने जनता के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो और वो चाहते हैं कि ये मतलब कि जो है ना, उनकी जानकारी या आदेश या आग्रह ये ज़्यादा समय तक टिके, लोगों को याद रहे। ऐसा आजकल क्या होता है, आप किसी के बारे में आप कुछ बोल देते हैं या किसी को कुछ बोल देते हैं, तो जनरली आप 2 4 5 दिन सीरियस लेगा, फिर इसके बाद क्या करेगा? भूल जाएगा। लेकिन जैसे उसको आप लिख कर दे देते हैं, तो क्या करेगा? जब कोई भूलेगा तो देख लेगा। तो राजा क्या करते थे उस समय? मान लो कि कुछ राजा कह रहे हैं या कुछ आदेश दे रहे हैं जनता को, या जनता से कुछ कहना चाह रहे हैं, तो क्या करते थे? स्तंभ पर, मतलब पत्थर पर उसको खुदवाते थे। ठीक है। और इसको क्या करते थे? जनता के समक्ष, कहीं पे हाट में, शहर में, है ना, कहीं पे इसको जनता के समक्ष क्या कर दिया जाता था? लगा दिया जाता था। और जनता
वो सारे मतलब ढिढोरा मतलब उसको बजा करके बता दिया जाता था और वहाँ पर लिखवा भी दिया जाता था। ठीक, और जनता यहाँ पर देखती थी कि भाई राजा यहाँ पर ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, आपको ऐसा ऐसा मानना पड़ेगा, या राजा हम लोगों के बारे में ये सोचते हैं। उसमें बताया गया है कि जो भी राज्य में अधिकारी वगैरह हुआ करेंगे उनको सख्त निर्देश दिया गया था कि आप हर एक 5 साल पर जाएं, हर एक 2-3 साल 5 साल पर जाएं और जनता से संपर्क करें, संवाद करें और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सुने, और इसके बाद यदि आप सक्षम है तो उसको सॉल्व करें, नहीं सक्षम है तो आप हमारे पास बताएं, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट हुआ, मतलब कि राजा और जनता के बीच क्या हो, एक संपर्क भावना, संपर्क क्या हो रहा है, बना रहे। तो स्तंभ हो गया इसी के लिए, और स्तंभों का अध्ययन को बोलते हैं इपिग्राफी, जो है ना, इसका अध्ययन होता है। जैसे मान लो कि कोई भी ये स्तंभ लिखा गया था अशोक का, तो इसमें बहुत सारी लिपि थी, लेकिन जो सबसे 2 लिपि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन? एक थी आपको ब्राही लिपि, है ना, ब्राही, और एक है खरोष्ठी। खरोष्ठी, है ना, कौन कौन? ब्राही और खरोष्ठी। वैसे तो बहुत सारे लिपि होते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा हिंदी के लिए कौन सा है? देवनागरी है, और अंग्रेजी के लिए क्या है? तो रोमन है। मतलब भाषा को लिखने के लिए जो लिपि की आवश्यकता होती है उसी को लिपि बोलते हैं ना। जैसे कि कोई भी भाषा, मान लो हम हिंदी जानते हैं, हिंदी को लिखना है तो आपको देवनागरी लिपि में लिखना होगा। यदि आप अंग्रेजी जानते हैं तो उसको अंग्रेजी में लिखोगे ना, तो उस लिखने की जो होती है उसी को लिपि बोलते हैं। इंग्लिश किस में लिखा जाता है? तो रोमन में लिखा जाता है। तो जो भी वो राजा उस समय जो स्तंभ पे खुदवाते थे, वो कोई लिपि में, कोई भाषा में होगा, जिससे बात संवाद में भाषा होती थी। तो वो कौन सी लिपि होती थी? खरुष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। वैसे और सारी लिपियां हुआ करती थी। वैसे जैसे आपको पता होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे क्या थी? प्राचीन सभ्यता थी। तो उसमें जो लिपि थी वो कालिक्षर, है ना, कालिक्षर की लिपि हुआ करती थी। अब मान लो जो भी संवाद हुआ करता था उस संवाद को लिखा जाता था। ऐसे आपको पता होगा जो लिखने की कला है वो सबसे पहले कहाँ से विकसित हुई है? चीन से हुई है। कहाँ से हुई है? चीन से हुई है। ठीक है, यही है। आशा करते हैं आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, है ना। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।